मंत्री के बेटे द्वारा लगाए गए झूठे आरोप में एक थानेदार साहब शॉपिंग मॉल में काम करने वाली एक लड़की को मौके से ही गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे रात में ही थाने ले आते हैं। रात के करीब 10 बज रहे थे। तभी एक लुंगी कुर्ता पहने हुए, पैरों में चप्पल और सर पर गमछा बांधे हुए, चेहरे पर उसने एक मास्क लगा रखा था, वह थाने के अंदर आता है। जब गेट पर उससे पूछा जाता है कि तू कौन है, अंदर कहाँ जा रहा है, क्या काम है तेरा अंदर, तो लुंगी कुर्ता वाला आदमी बोलता है मुझे यहाँ के थानेदार साहब से मिलना है। मेरी भतीजी को वह गिरफ्तार करके यहाँ थाने ले आए हैं। इसी सिलसिले में मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। वह थाने के अंदर जाता है और थानेदार साहब को प्रणाम करता हुआ बोलता है हुजूर, ये मेरी भतीजी है, आप इसे छोड़ दीजिए, इसने कुछ नहीं किया है, इसने कोई गुनाह नहीं किया। अब थानेदार साहब जोरदार कड़कती आवाज में बोलते हैं यहाँ के थानेदार तुम हो या मैं हूँ? तो जो लुंगी कुर्ता वाला आदमी होता है वह बोलता है साहब थानेदार तो आप ही हो। तो थानेदार साहब बोलते हैं तुम्हें कैसे पता इसने कुछ भी नहीं किया, इसने मंत्री के बेटे की कार में से गहरे चोरी किए हैं, इसके ऊपर संगीन आरोप है। फिर वह लुंगी वाला आदमी बोलता है साहब चाहे जो कुछ भी इस लड़की ने किया है, लेकिन आप रात के समय इस लड़की को गिरफ्तार करके यहाँ थाने नहीं ला सकते। आप इसके घर पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं, तलाशी कर सकते हैं, घटना स्थल पर जाकर आप वहाँ जांच पड़ताल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से रात के समय में लड़की को गिरफ्तार कैसे कर सकते हो? यह मेरी भतीजी है जो कि बिल्कुल निर्दोष है, मैंने अच्छे से जांच पड़ताल की है, आप इसको अब छोड़ दीजिए। थानेदार साहब बड़ा रौब जमाते हुए बोलते हैं अरे वाह, तू तो बहुत कानून जानता है, तुझे अभी कानून का 1-2 पार्ट और सिखाना पड़ेगा। फिर थानेदार चुटकी बजाता हुआ बोलता है चुपचाप यहाँ से निकल ले, नहीं तो तुझे भी अंधा हवालात में डाल दूंगा। वो लुंगी वाला आदमी बोलता है हुजूर आप कानून के रक्षक हैं, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? बिना किसी अपराध के आप मुझे हवालात के अंदर कैसे कर सकते हो? अब दरोगा बोलता है अपराध तो मैं 2 मिनट में साबित करा दूंगा और सबूत भी पैदा करा दूंगा। वो लुंगी वाला आदमी बोलता है साहब आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तभी थानेदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, वो उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है। अभी मैं तुझे सिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर दरोगा उस लुंगी वाले आदमी को थप्पड़ मारना ही चाहता था। तभी वो लुंगी वाला आदमी थानेदार का हाथ पकड़ता है और अपने कुर्ते की जेब से आईडी कार्ड निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराने लगता है। दोस्तों आईडी कार्ड देखते ही थानेदार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एकदम से बिल्कुल सावधान स्थिति में आ जाता है और एक जोरदार सैल्यूट मारता है। आखिर दोस्तों वो आदमी कौन था और लुंगी में क्यों आया था? उस थाने में वो लड़की कौन थी और वो मंत्री का बेटा कौन था? ये सब बातें जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्रता से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं कहानी की शुरुआत में। ये कहानी बिहार राज्य की राजधानी पटना की है। पटना में डाक बंगला रोड पर वन प्लाजा शॉपिंग मॉल है। वहाँ एक लड़की जिसका नाम नेहा होता है, वो मॉल में गाड़ियों को पार्किंग कराने का काम करती थी। गाड़ियों की पार्किंग करवाना या कोई वीआईपी आ रहा है तो उसके लिए रिजर्व सीट रखना, ये सब उसका काम था। बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके पिता नरेंद्र कुमार और भाई विकास कुमार दोनों पटना रेलवे स्टेशन पर फलों का ठेला लगाया करते थे और फल बेचा करते थे। यह कहानी 28 अगस्त की शाम की है। एक पूर्व मंत्री का बेटा शाम के समय में वन प्लाजा शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के लिए आता है और अपनी गाड़ी को गलत तरीके से पार्किंग करने लगता है। नेहा कहती है जी वहाँ पार्किंग इंचार्ज थी, वो मुझसे बोलती है सर आप पार्किंग सही से कर दीजिए, और भी कई गाड़ियां यहाँ आती रहती है, उन्हें प्रॉब्लम होगी। मंत्री का बेटा नशे में बुरी तरह से धुत था।
वो बोलता है तुम मुझे तरतीब सिखा रही हो, मेरी मर्जी है, मैं जहाँ जब पार्किंग करूँ वहाँ मैं करूँ, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। वो लड़की बोलती है सर मैं यहाँ की पार्किंग इंचार्ज हूँ, पार्किंग कराना मेरा काम है, आप प्लीज गाड़ी सीधी कर लीजिए। मंत्री का बेटा गुस्से से गर्म हो जाता है, वह कड़की आवाज में बोलता है तुम मुझे पार्किंग करना सिखाओगी, मेरी मर्जी है, मैं चाहे जहाँ पार्किंग करूँ, अगर मेरे साथ ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं अच्छे से सबक सिखा दूंगा। तो नेहा बोलती है सर आप मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हो, मुझे यहाँ का इंचार्ज सौंपा गया है, ये मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, आप अपनी गाड़ी सही से पार्किंग कीजिए। तभी दोस्तों मंत्री का बेटा गुस्से में थर्राता हुआ अपनी जेब से फोन निकालता है और अपने थानेदार दोस्त को फोन करता है। जब थानेदार साहब उससे लोकेशन पूछते हैं तो वो बोलता है वन प्लाजा शॉपिंग मॉल के सामने। तो थानेदार साहब बोलते हैं अरे सर मैं तो इसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आया हुआ हूँ, आप बस 2 मिनट रुकिए मैं अभी आता हूँ। उधर से थानेदार साहब सिविल ड्रेस में पार्किंग एरिया में आ जाते हैं। वहाँ जैसे ही मंत्री के बेटे अपने दोस्त को देखते हैं तो तुरंत बोलते हैं क्या हुआ सर। मंत्री का बेटा बताता है ये लड़की मुझसे बदतमीजी कर रही है, मुझे तरतीब सिखा रही है। थानेदार साहब लड़की से पूछते हैं क्या कर रही हो। लड़की बोलती है सर ये गाड़ी सीधी नहीं कर रहे हैं, और भी कई गाड़ियां यहाँ आती रहती हैं। तो थानेदार साहब बोलते हैं तो क्या हो गया, तुम्हें पता नहीं है और मैं कौन हूँ। लड़की उनकी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है, बोलती है चाहे आप कोई भी हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरी ड्यूटी करने से मतलब है। थानेदार साहब बोलते हैं ठीक है तुझे मैं अभी ड्यूटी करना सिखाता हूँ। अब दोनों दोस्त थानेदार और मंत्री का बेटा मिल जाते हैं। दोस्तों थानेदार थाने में फोन करता है, तुरंत वहाँ से पुलिस आती है और नेहा को गिरफ्तार कर लेती है। झूठा केस बनाया जाता है कि इस लड़की ने गाड़ी के अंदर से गहनों की चोरी की है और दोनों मिलकर पीछे वाला गाड़ी का शीशा खुद ही तोड़ देते हैं। दोस्तों पटना वन प्लाजा शॉपिंग मॉल कोतवाली थाने के अंतर्गत ही आता है। अब दोस्तों उस लड़की को तो कोतवाली थाना ले जाते हैं। लड़की जैसे तैसे करके अपने पिता और अपने भाई को फोन करती है कि पुलिस मुझे पकड़कर थाने ले जा रही है। अब दोनों बाप बेटा नरेंद्र कुमार और विकास कुमार आनंद फानन में रिक्शा पकड़कर ही कोतवाली थाना पहुंचते हैं। वहां जाकर थानेदार साहब के आगे हाथ जोड़कर सैकड़ों मिन्नतें करते हैं। साहब हमारी बेटी निर्दोष है, इसको छोड़ दीजिए। इस पर थानेदार साहब बोलते हैं अरे नहीं, इसके अंदर तो बहुत अकल है, इसको बहुत ज्यादा दिमाग में गर्मी चढ़ी है, अपने आप पर बहुत घमंड करती है, जब एक रात लॉकअप में बंद रहेगी तो ये सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। जबकि कानून यह है कि लड़की को रात को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अगर अर्जेंट है तो उसके घर जाकर ही पूछताछ की जा सकती है और उसके लिए भी लेडी पुलिस कांस्टेबल साथ होनी चाहिए। लेकिन ये थानेदार साहब अपनी मर्जी से उसे उठाकर ले आए थे अपने एक दोस्त के कहने पर, जो कि मंत्री का बेटा था। आपको पता ही है या बिहार में पुलिस वाले कितनी ज्यादती करती है। अब उसके भाई और पिता दोनों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन थानेदार लड़की को नहीं छोड़ता। एक लेडी कांस्टेबल को बोलता है इस लड़की को लॉकअप के अंदर बंद कर दो। नेहा रोते हुए अपने पिता से कहती है कि पिताजी अगर आज की रात मैंने इस लॉकअप में बिता दी तो सुबह आप लोग मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। यानी थानेदार और मंत्री के बेटे की मंशा कुछ गलत थी। अब उसके पिता को और उसके भाई को कुछ भी नहीं सूझता। उसका भाई एक वकील से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो वकील उस कोतवाली थाने के बारे में सुनता है वह जान जाता है कि वहाँ का थानेदार कैसा है। वह हाथ खड़ा कर देता है और उनका केस लेने से मना कर देता है। अब उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उस लड़के को यानी नेहा के भाई विकास को अचानक याद आता है कि कुछ दिन पहले उसने एक वीडियो के जरिए देखा था कि जो सिटी एसपी साहब है वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो पर दे रहे थे कि किसी को भी पटना सिटी में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ गलत हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा तो हमें कांटेक्ट करें।
दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कुछ दिन पहले जनता दरबार लगा था। उसमें सिटी एसपी भी अपना जनता दरबार लगाते थे। उस टाइम सिटी एसपी साहब अपने नंबर हर जगह वितरित किया करते थे। कोई भी कभी भी उनसे कांटेक्ट कर सकता था। अब उस लड़के को एक उम्मीद की किरण नजर आती है। वो फटाफट उस वेबसाइट पर जाता है और आधे पौने घंटे की मेहनत के बाद उसको वो वीडियो मिल जाती है। अब उस नंबर पर फटाफट कांटेक्ट करता है। रिंग होती है, उधर से फोन उठाया जाता है। लड़का रोते रोते बोलता है, साहब हमें माफ कीजिएगा, क्या मैं सिटी एसपी साहब से बात कर रहा हूँ? उधर से बोला जाता है, हाँ नंबर सही है, मैं सिटी एसपी बोल रहा हूँ। लड़का जोर जोर से रोने लगता है। अब एसपी साहब बोलते हैं, अगर तुम रोते रहोगे तो मैं कैसे जान पाऊंगा क्या प्रॉब्लम हुई है, मुझे बताओ। ऐसे समय व्यर्थ ना करो, हमें क्या करना है, समय निकलना जा रहा है, जल्दी से बताओ क्या बात है। फिर वो लड़का रोते रोते सारी कहानी बताता है कि साहब वंश प्लाजा शॉपिंग मॉल है, वहाँ मेरी बहन पार्किंग में ड्यूटी किया करती थी। वहाँ एक बड़े साहब गाड़ी लेकर दारू पिए हुए आते हैं और उससे मेरी बहन की थोड़ी बोलचाल हो जाती है। तो उसने मेरी बहन को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करवा दिया है कि मेरी बहन ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर गहने चुरा लिए हैं, जबकि उन्होंने ये मामला खुद ही किया है और झूठे केस में मेरी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। हम गरीब आदमी हैं साहब, क्या करें, कैसे करें? एसपी साहब पूछते हैं, कौन से थाना ले गए हैं? वो लड़का बताता है, साहब कोतवाली थाना। एसपी साहब लड़की का नाम पूछते हैं। वो लड़का बताता है, साहब मेरी बहन का नाम नेहा है। एसपी साहब बोलते हैं, ठीक है, आप दोनों पिता पुत्र शांति बनाए रखिए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, घबराइए नहीं, मैं आपको कुछ देर में इसी नंबर पर कॉल बैक करता हूँ। फोन कट करने के बाद एसपी साहब आनंद फानन में कोतवाली थाना के इंस्पेक्टर को कॉल लगाते हैं। कोतवाली थाना का इंस्पेक्टर झटपट भागता हुआ तुरंत एसपी साहब के पास पहुंचता है, क्योंकि कोतवाली थाना का कंप्लेंट एसपी साहब को पहले भी कई बार मिल चुका था कि वहाँ के थानेदार अपनी मनमर्जी करती हैं। जब इंस्पेक्टर साहब वहाँ पहुँचते हैं तो एसपी साहब बोलते हैं, तुम्हारे कोतवाली थाने का बहुत कंप्लेंट मिल रहा है, चलो आज वहाँ एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब भी कुछ नहीं कर सकते थे, वो भी एसपी साहब के साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं। तुरंत एसपी साहब अपने दल बदल को साथ लेते हैं और इंस्पेक्टर साहब को भी साथ करते हैं और एसपी साहब अपना वेश बदलते हैं, एक लुंगी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, गमछा लेते हैं, अपने बालों को बेतरतीब करते हैं, चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं और इंस्पेक्टर साहब को साथ लेकर कोतवाली थाना के पास आते हैं। कोतवाली थाना से पहले एक चौराहा है जहाँ से थाना क्रॉस करते हैं। उस चौराहे के पास एक पेड़ है, वहाँ पर जीप खड़ी करते हैं और इंस्पेक्टर साहब को बोलते हैं, आप सब मेरा इंतजार कीजिएगा, जैसे ही मैं मिस कॉल करूंगा आप लोग समझ जाना और तुरंत थाने के अंदर प्रवेश करना। चौराहे से थाने की दूरी 200 मीटर थी। अब ये सब प्रक्रिया होते होते रात के 10 बज जाती है। एसपी साहब लुंगी कुर्ते में गमछा सिलसर से लपेटे हुए थाने के अंदर आ जाते हैं। गेट पर एक हवलदार उनसे पूछता है, कहाँ जा रहे हो? वो बताते हैं कि दरोगा साहब ने हमें बुलाया है, हमारी भतीजी गिरफ्तार हुई है, इस सिलसिले में बात करना है। वो उन्हें अंदर जाने देता है। जैसे वो अंदर जाते हैं दरोगा साहब के पास पहुंचते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। हुजूर प्रणाम। वो बोलते हैं, साहब मैं नेहा का चाचा हूँ, ये बिल्कुल निर्दोष है, इसने उल्टा फंसाया गया है, इसे आप प्लीज छोड़ दीजिए। दरोगा साहब बोलते हैं कि दरोगा तू है या मैं हूँ, तुझे कैसे पता कि ये निर्दोष है, क्या काम करता है तू? वो लुंगी वाला आदमी बोलता है, साहब मैं ठेला लगाकर फलों को बेचता हूँ, मुझे पता है ये लड़की बहुत शरीफ है, यह कुछ भी चोरी वोरी नहीं कर सकती। साहब बोलते हैं, तूने फल बेचते बेचते कुछ ज्यादा ही कानून पढ़ लिया है, मुझे लगता है अब तुझे भी सही सबक सिखाना पड़ेगा। दरोगा बोलता है, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इसने जिस आदमी से पंगा लिया है वह बहुत बड़ा आदमी है, यहाँ के पूर्व मंत्री का बेटा है, इसे हम नहीं छोड़ सकते, इसे तो अब लंबी जेल होगी।
अब वो लुंगी कुर्ता वाला आदमी बोलता है, साहब लड़की को रात में आप लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपको जो कुछ भी पूछताछ करनी थी, तलाशी लेनी थी, आप इनके घर पर कर सकते थे या वहां घटनास्थल पर कर सकते थे। दरोगा साहब को गुस्सा आता है। वो लुंगी वाले आदमी से बोलते हैं, तूने ज्यादा ही कानून पढ़ लिया है, बस तुझे 1-2 पार्ट और पढ़ाना पड़ेगा। बोलते हैं 2 मिनट के अंदर यहाँ से भाग जा, नहीं तो तुझे भी इसके साथ अंदर बंद करा दूंगा। चोरी के जुर्म में वो लुंगी वाला आदमी बोलता है, साहब बगैर किसी जुर्म के आप मुझ जैसे निर्दोष को अंदर कैसे कर सकते हैं। दरोगा चुटकी बजाते हुए बोलता है कि तुझे दोषी साबित करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और तेरे लिए गवाह भी मैं पैदा कर दूंगा। फिर वो लुंगी वाला आदमी बोलता है, साहब आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप कानून के रक्षक हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस पर दरोगा साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बोलते हैं, तुझे मैं अभी कानून सिखाता हूँ। या कहकर दोस्तों उसका कॉलर पकड़ते हैं और उन्हें जैसे ही थप्पड़ मारना चाहते थे, तब तक वो लुंगी वाला आदमी दरोगा साहब का हाथ पकड़ता है और अपने कुर्ते की जेब से अपना आईडी कार्ड निकालता है और उसके सामने लहराने लगता है। आईडी कार्ड देखते ही दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो खड़ा का खड़ा रह जाता है। एक जोरदार सैल्यूट मारता है। तब तक एसपी साहब अपना फोन निकालते हैं और एक मिस कॉल अपने स्टाफ को करते हैं। अब 2 मिनट के अंदर ही इंस्पेक्टर अपने दल बदल के साथ दौड़ता हुआ थाने के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां पहुंचकर एसपी साहब को जोरदार सैल्यूट मारता है। अब ये सब नजारा देख के वहां थाने में जितने भी स्टाफ थे, सब के सब हक्के बक्के रह जाते हैं। वो लड़की भी हक्का बक्का रह जाती है कि आखिर ये बंदा कौन है। अब इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि हमारी सिटी एसपी साहब है। दरोगा तो पहले ही जान चुका था क्योंकि वो देख चुका था। बाकी स्टाफ जैसे ही सिटी एसपी साहब का नाम सुनते हैं तो उनके भी पसीने छूटने लगते हैं और जैसे के तैसे खड़े हो जाते हैं। अब एसपी साहब वहां कुर्सी पर बैठ जाते हैं और थानेदार को सामने खड़ा किया जाता है। अब उल्टा सीन हो गया था दोस्तों। पहले थानेदार कुर्सी पर बैठा हुआ था और एसपी साहब खड़े हुए थे। अब एसपी साहब उस थानेदार से पूछते हैं, हाँ भाई इस लड़की का नाम क्या है। थानेदार बोलता है, साहब इस लड़की का नाम नेहा है। एसपी साहब बोलते हैं, इनके खिलाफ क्या है और कैसे कंप्लेन है। वो थानेदार बोलता है, साहब इनके खिलाफ चोरी का कंप्लेन है, इन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़कर कीमती गहने चुराए हैं। एसपी साहब बोलते हैं, तुमने इनकी तलाशी ली, इनके पास कुछ मिला। दरोगा बोलता है, नहीं साहब कुछ भी नहीं मिला। एसपी साहब बोलते हैं, ठीक है एफआईआर का रजिस्टर मुझे लाकर दिखाओ। तब थाने साहब हड़बड़ा जाते हैं दोस्तों। एफआईआर का रजिस्टर जैसे ही मुंशी लाकर दिखाता है, एसपी साहब रजिस्टर के पन्ने पलट कर देखते हैं तो उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं था। अब एसपी साहब गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं, तुमने अभी तक इनका एफआईआर दर्ज नहीं किया है, किस बिना पर तुम इनको गिरफ्तार किए हो। दरोगा साहब एकदम से घबरा उठते हैं, बोलते हैं, साहब एक आदमी का फोन आया था, उसने इसके खिलाफ कंप्लेन किया था। एसपी साहब बोलते हैं, कौन था आदमी। साहब पूर्व मंत्री का बेटा। अब एसपी साहब बोलते हैं, क्या उसने लिखित में कुछ दिया था। दरोगा साहब बोलते हैं, नहीं साहब लिखित में तो नहीं दिया था, बस फोन किया था। अब एसपी साहब उससे पूछते हैं, तुम्हारी नौकरी कितनी हो गई है। दरोगा चुप रहता है। एसपी साहब जोर से बोलते हैं, अरे भाई तुम्हारी नौकरी को कितने साल हो गए हैं। दरोगा धीरे से बोलता है, साहब 10वां साल चल रहा है। क्या तुम्हें 10 साल में ये नहीं पता है कि एफआईआर मौके पर नहीं दर्ज होता है, लिखित पर दर्ज होता है। जब उसने लिखित कंप्लेन किया ही नहीं तो तुमने बिना एफआईआर के इस लड़की को कैसे उठा लिया। और तुम्हें ये नहीं पता क्या कि लड़की को रात में गिरफ्तार नहीं किया जाता है, लेडीज कांस्टेबल को साथ में लेकर जाते हैं, उसके घर पर पूछताछ करते हैं, जिस जगह पर घटना हुई वहां पूछताछ करते हैं। तुमने ऐसा कुछ किया है, घटनास्थल पर इंक्वायरी की है। दरोगा कुछ नहीं बोलता। एसपी साहब गुस्से में बोलते हैं, बिना कुछ किए बिना कुछ जाने तुमने इस लड़की को उठा लिया।
इसका मतलब यह है कि उस आदमी से तुम्हारी यारी है या फिर तुम्हें मोटा माल मिला है इसके बदले में। एसपी साहब इंस्पेक्टर को आदेश देते हैं कि अभी के अभी इस लड़की को छोड़ो। लेडीज कांस्टेबल आती है, उस लड़की को छोड़ देती है। उसके बाद एसपी साहब खड़े हो जाते हैं, इंस्पेक्टर से बोलते हैं अभी के अभी मैं इस दरोगा को सस्पेंड करता हूँ और इसे लाइन हाजिर करता हूँ। एसपी साहब इंस्पेक्टर को ये भी बोलते हैं कि जो बंदा इसके खिलाफ कंप्लेन किया था, मौखिक रूप से किसी मंत्री का बेटा है, उसके खिलाफ मानहानि केस दर्ज करवाओ। अब एसपी साहब फोन करके लड़के के पिता और उसके भाई को बुला लेते हैं और उनसे बोलते हैं तुम लोगों को मंत्री के बेटे के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराना है कि हमारी समाज में बहुत बेइज्जती हुई है, हमारी लड़की की बेइज्जती हुई है। पहले तो नरेंद्र कुमार जो लड़की के पिता थे और लड़की का भाई विकास कुमार दोनों घबरा जाते हैं, बोलते हैं हुजूर हम इस केस मुकदमे के चक्कर में कहाँ उलझते रहेंगे, हम गरीब आदमी हैं, रहने दीजिए। जब एसपी साहब उन्हें डांटते हैं कि जब मैं खुद तुमसे बोल रहा हूँ मानहानि का केस दर्ज करो, फिर दोनों बाप बेटा एक मानहानि का केस दायर करते हैं। इस बिना पर दोस्तों तुरंत मंत्री के बेटे को गिरफ्तारी हो जाती है और उसे बहुत अच्छे से सीख दी जाती है। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी एसपी साहब के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।